हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग कुछ पहले जान लेते हैं कि क्या क्या इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पहले हम लोग की पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे। कुछ पॉइंट्स है उसके बेसिक डेफिनेशन जानना ज़रूरी है, जैसे कि रिफ्यूज़, गार्बेज, रबिश, एसेस। फिर उसके बाद हम लोग उसके सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि सॉलिड वेस्ट के सोर्सेज क्या क्या है, उसके कलेक्शन क्या है, फिर कलेक्शन के तरीके क्या क्या है, फिर उसके मेथड ऑफ डिस्पोजल्स क्या क्या है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहले रिफ्यूज पर आते हैं। रिफ्यूज क्या है? तो देखिए, इट मीन्स ऑल डिकम्पोजिंग एंड नॉन डिकम्पोजिंग कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सॉलिड वेस्ट, जैसे गार्बेज, एसेस, पेपर्स, कैंस, इटिश। तो ये तो स्टेटमेंट हुआ। अब इसका मतलब समझते हैं। ऐसे सारे डिकम्पोजिंग या नॉन डिकम्पोजिंग, कंबस्टिबल या नॉन कंबस्टिबल। डिकम्पोजिंग कहने का मतलब डिग्रेडेबल या बायोडिग्रेडेबल। नॉन डिकम्पोजिंग मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल। कंबस्टिबल मतलब जलने योग्य। नॉन कंबस्टिबल मतलब नहीं जलने योग्य। वो सारे सॉलिड वेस्ट रिफ्यूज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब क्लियर है। अब गार्बेज किसको कहते हैं? तो गार्बेज कहते हैं, गार्बेज एक्चुअली रिफ्यूज का ही पार्ट है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि सारे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। तो गार्बेज में सिर्फ वही आते हैं जो बायोडिग्रेडेबल है, कि ऑल द solid waste which are biodegradable in nature, that means which can be easily decomposed by microorganisms are known as garbages. ओके, तो इसको वेस्ट फूड इसमें आ जाएगा, वेजिटेबल पीलिंग्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ रिफ्यूज का ही पार्ट है और कुछ है नहीं। ये बायोडिग्रेडेबल हो गया तो गार्बेज हो गया, और सेम इसी तरीके से नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया तो रबिश हो गया। तो सॉलिड वेस्ट which are either combustible or non-combustible but of non-biodegradable, then it is called rubbish. तो वैसे सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट रबिश के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। एसेस आर द इनकम्बस्टिबल वेस्ट प्रोडक्ट्स। वो सारे इनकम्बस्टिबल वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि फर्नेसेस वगैरह से आते हैं या हाउस इंडस्ट्रीज से आएंगे, वो सारे इनकम्बस्टिबल होना चाहिए, वो सारे एसेस कहलाएंगे। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। क्लियर। अब इनके सोर्सेज के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सोर्सेस अगर हम जानें तो सॉलिड वेस्ट के सोर्सेज क्या क्या हो गए? फर्स्ट म्यूनसिपल वेस्ट, सेकेंड एग्रीकल्चर वेस्ट और थर्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये सारे सोर्सेस हैं इनके, 3 सोर्सेस हैं। म्यूनसिपल वेस्ट में वो सारे, म्यूनसिपल वेस्ट नाम से ही क्लियर है, ऐसे सारे वेस्ट जो एक म्यूनसिपलिटी से आती है। जैसे म्यूनसिपल में क्या क्या होंगे? होम से आएंगे, होम वेस्ट, रेसिडेंशियल इलाके से आएंगे, या स्ट्रीट पर से आएंगे। स्ट्रीट में ट्री के पेड़ रहते हैं ना, ट्री लीव्स, या फिर ऐसे भी जब झाड़ू वारू मारते हैं स्ट्रीट में तो कलेक्ट होता है ना कचरा, वो सारे वेस्ट हो जाएंगे इसी के अंतर्गत। सेकेंड एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द in the course of agriculture there are many unwanted products जो कि एग्रीकल्चरल वेस्ट में आएंगे। समझ रहे हैं ना? इन सेम विद द टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्री में भी बहुत सारे वेस्ट ऐसे निकलते हैं, वेस्टेज निकलते हैं, सीधी सी बात है, इंडस्ट्री में भी। तो वो सारे सॉलिड वेस्ट जो डायरेक्टली इंडस्ट्री से आते हैं उसको इंडस्ट्रियल वेस्ट कहेंगे। सिंपल है। ठीक, अब हम लोग मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट के बारे में जानेंगे कि सॉलिड वेस्ट के कलेक्शन के मेथड क्या क्या है। पहले तो कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट से जानते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर टाइम टू टाइम सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करके एक सही जगह पर डिकम्पोज नहीं किया जाए तो वो एक बाद में, जैसे सॉलिड वेस्ट आप कहीं कलेक्ट नहीं करेंगे, पहले घर में ही रखेंगे, तो वहाँ एक समय के बाद वो स्वयं डिकम्पोज होने लगेगा, जो कि हमारे लिए दिक्कत देगी।
या तो बीमारियां उत्पन्न कर सकती है, फॉल गैसेस दे सकते हैं, बहुत सारी के हमारी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, इसीलिए उसका कलेक्शन और डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखते हैं और कलेक्शन कैसे कैसे होना चाहिए उसके बारे में बाद में देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। सबसे पहले इसमें दो मेथड है, एक हाउस टू हाउस कलेक्शन, दूसरा स्टोरेज बिन सिस्टम। पहले हाउस टू हाउस कलेक्शन के बारे में जानेंगे, फिर इसके बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं हाउस टू हाउस कलेक्शन के बारे में। अच्छा, ये तो नाम से क्लियर है, हाउस टू हाउस कलेक्शन मीन्स डोर टू डोर जाके कलेक्ट करना। सिंपल सी बात है, हाउस टू हाउस मतलब हर एक हाउस में हमको जाना है। तो ये सारे जो 5 हैं, ये सारे 5 हाउस से ही रिलेटेड होंगे। और दूसरा हाउस टू हाउस नहीं होगा, सोसाइटी वाइज होगा। सिंपल है। अच्छा, तो देखते हैं। इसमें पहला है कर्व सिस्टम। कर्व सिस्टम में अब देखिए, इस सिस्टम में ऑनर रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑनर ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि कचरे को अपने घर से लेके कर्ब पे रोड के कर्ब पे ला के रख दे। इस पॉइंट पे रख के वैन आएगी, इस पॉइंट से कचरा लेके रिफ्यूज लेके वैन में एम्प्टी करेगी, फिर कैन को या फिर बिन को यहीं रख देगी। उसके बाद ऑनर अपना इसको वापस घर में लेके चला जाएगा। ठीक है, सिंपल है। इसमें होल एल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर की होती है, सेम एज इन एलए सिस्टम। एलए में भी ऑनर ही रिस्पॉन्सिबल है। ये कर्व पे रखता है, इसमें सेम है ये दोनों, बस इसमें एलए लाइन होती है, एलए लाइन पे रखनी होती है। उसके बाद वैन आती है और उसको वैन में एम्प्टी करके उसके वर्कर, यहाँ वर्कर काम में आते हैं। क्लियर है, यहाँ के बाद ऑनर का काम ख़त्म हो जाता है, यहाँ से वर्कर उठाते हैं, उसको एम्प्टी करते हैं, फिर ला के रख देते हैं। सेम इन विथ एलए सिस्टम। सेट आउट सिस्टम में इन दोनों से सिर्फ ऐसे अलग है कि यहाँ ऑनर का रोल नहीं होता है, ऑनर का रोल नहीं होता है। वर्कर आते हैं, यहाँ घर से रिफ्यूज कलेक्ट करते हैं, सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करते हैं, फिर उसको डंप करते हैं वैन में, और फिर वहाँ से कैन को वापस दे देते हैं। ठीक है, यहाँ होम टू होम पे जाते हैं, एक होम से फिर इसमें डंप करते हैं, गिराते हैं, फिर वापस आके दे देते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। चौथा है सेट आउट और सेट बैक सिस्टम। ये सेट आउट सिस्टम का ही एक पार्ट, नेक्स्ट पार्ट कर सकते हैं। बस अंतर क्या है कि सेट आउट वाली टीम सेट बैक वाली टीम से अलग है। सेट आउट में कचरा ले जाने का रहता है, सेट बैक में एम्प्टी कैनिस्टर, बैन या बीन, वो जार, जो कुछ है, जो भी उसको वापस लाने के लिए रहता है। ठीक है, तो जैसे कि सेट आउट टीम आपकी वैन में, सेट आउट टीम यहाँ ला के रख दी, यहाँ से वैन में जाके एम्प्टी करेंगे, और जो रिट्रेसिंग या रिबैक जो कैन देने आएंगे वो सेट बैक टीम होंगे, जो अनदर टीम होंगे, सेट आउट टीम से टोटली डिफरेंट होंगे। उनको इनसे और इनको, इन दोनों में, ये दोनों अलग अलग टीम होंगे, इन दोनों में समानताएं नहीं होती। ठीक है, तो यही अंतर है इन दोनों में। किसी यहाँ सेटबैक टीम नहीं होता है, यहाँ सेटबैक टीम होता है। यहाँ दोनों काम एक ही को करना पड़ता है। ठीक है, और बैकयार्ड सिस्टम में जो वर्कर होते हैं वो अपने साथ एक बिन लेके चलते हैं, सारे हाउस होल्ड से पहले कचरा लेके वो बिन में डालते हैं, और एक बिन से जाके फिर वैन में जाके एम्प्टी कर देते हैं। ऐसे ही हर एक हाउस में जाते हैं, बिन में डालते हैं, फिर वहाँ से वैन में एम्प्टी कर देते हैं। तो बैकयार्ड सिस्टम में यही होता है, वैन आपके दरवाजे तक नहीं जाती है, बिन में वर्कर कचरा कलेक्ट करते जाते हैं और उसके बाद बिन को एम्प्टी कर देते हैं। और सेकेंड है स्टोरेज सिस्टम। जैसे कि हम पहले ही बताएं, ये हाउस टू हाउस कलेक्शन है, तो स्टोरेज बिन सिस्टम हाउस टू हाउस तो नहीं होगा। तो ये सोसाइटी में किसी एक पॉइंट पे रखा जाता है, खास पॉइंट हो, और कुछ डिस्टेंस पे रखा जाता है पूरे सोसाइटी के लिए, क्योंकि और वहाँ स्टोरेज यहाँ डिफरेंट पॉइंट पे रखती हैं,
फिर इसके आसपास जितने हाउस होल्ड होंगे यहाँ अपना कचरा रखेंगे और फिर व्हीकल आएगी इस पॉइंट से अपना उठा के कचरा लेके चली जाएगी। सेम विथ दिस पॉइंट और दिस पॉइंट। तो स्टोरेज बिन सिस्टम में ये सोसाइटी के लिए म्यूनसिपल के द्वारा रखा गया एक पॉइंट होता है। वहीं पे बिन रखे गए होते हैं, वो किसी भी तरह का हो सकते हैं, आरसीसी के भी बने हो सकते हैं या गैल्वनाइज्ड आयरन के भी बने होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक है, आज हम लोग यही इतना ही तक जानेंगे। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट स्टडी करते हैं।